तो जैसा कि मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था, आई विल कम बैक विथ 2 marks ऑफ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज ऑफ योर डिमांड. सो नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. सो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू AK 6 सेमेस्टर ऑफ पावर सिस्टम 2. और जिसमें कि आज का वीडियो टोटली डेडिकेटेड फॉर वन शॉट तो नहीं है, लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 marks से आपके हर एक चैप्टर से बनते हैं वो हमने कवर किया है. तो देख सकते हैं अब जो है एज ऑफ आई ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बोला था, आप लोगों का सपोर्ट, हाँ आप लोगों के कंटेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. मैंने क्या बोला था, जैसा आप लोगों का सपोर्ट होगा SUPRT वैसे ही क्वालिटी कंटेंट पे हम काम करेंगे. तो नाउ योर सपोर्ट इज़ विथ मी एंड नाउ यू कैन सी द कंटेंट क्वालिटी इज़ डे बाय डे आई एम enhancing. First, I work on my voice quality. Now I am working on my PPT and standard of गिविंग द क्वालिटी. सो जैसा आप लोगों का मेरे साथ सपोर्ट रहेगा वैसे मैं बिल्कुल आप लोग को वीडियो क्वालिटी दूंगा. तो चलिए सबसे पहले आप देख सकते हैं पावर सिस्टम, जिसमें कि पावर सिस्टम में फर्स्ट जो आपका सबसे पहला फर्स्ट यूनिट है उसका नाम है फॉल्ट एनालिसिस. आपको हमने वन शॉट तो दे ही दिया है, आप जानते होंगे कि वन शॉट में बहुत ही अच्छा आप लोगों का फीडबैक आ रहा है. तो उसी को ध्यान में रखते हुए एज आई एम थिंकिंग फॉर कि मैं 2 marks का क्वेश्चन भी अपलोड कर दूं, ताकि जो स्टूडेंट कुछ जैसे कुछ स्टूडेंट जॉब करके बीटेक करते हैं तो एटलीस्ट उनके लिए इतना तो सफिशिएंट हो जाए कि वो पासिंग मार्क्स ला लें. तो चलिए आई थिंक ये वीडियो जो है इसमें सभी यूनिट जो कि फर्स्ट यूनिट हर यूनिट से मैं आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन ही केवल कवर करूंगा. उसके बाद सेकंड यूनिट, ऐसे ही सभी यूनिट पाँचों यूनिट को मैं कवर करूंगा वन आफ्टर वन. तो इस वीडियो का लेंथ मे बी अप्रॉक्स 30 मिनट या 25 से 30 मिनट होने वाला है. सो जितना हो सके उतना इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए, ताकि ये तो कम से कम आपको 2 marks का क्वेश्चन में आप गड़बड़ी ना करें. क्योंकि बहुत बार देखा गया है, खुद मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 2 marks का क्वेश्चन होता है उसमें 2 आउट ऑफ 2 मैं नहीं ला पाता हूँ. तो ये न लाने का पीछे का रीज़न यही होता है कि हम 2 marks के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम हल्के में ले लेते हैं. और आप जानते हो कि 7 क्वेश्चन होता है, 7 2 14 मार्क्स हमारे अपने रिजल्ट में, अपने मार्क्स में मैटर करता है. तो यू नो कि पावर जो आपका सिस्टम है, पावर सिस्टम इज़ अ 4 क्रेडिट सब्जेक्ट, तो एक मार्क्स आपके लिए बहुत ही मैटर करता है. तो एनीवे जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर फर्स्ट. कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 marks में एवरी ईयर जो कि पास्ट ईयर में कुछ पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन को हमने लिया है. चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू. सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपको हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फॉर योर फर्स्ट यूनिट, डिफाइन द सिमेट्रिकल कंपोनेंट. देखो सिमेट्रिकल कंपोनेंट, सीक्वेंस कंपोनेंट, इन दोनों को बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है इन वन शॉट. तो अगर आपको अगर डिटेल में देखना है एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर 7 marks क्वेश्चन देन प्लीज़ गो थ्रू वन शॉट. ओके, सबसे पहले मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट आपको बताता हूँ. सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है? द 3 फेज. आप जानते हैं कि हमारा फॉल्ट एनालिसिस जो भी हम पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पावर 3 फेज, यहाँ सिंगल फेज की बात नहीं होती है. तो 3 फेज वोल्टेज और करंट इन विच अनबैलेंस ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द सेट ऑफ बैलेंस वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल कंपोनेंट. देखिए आप जानते हो कि जब भी फॉल्ट होता है 2 टाइप का फॉल्ट होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट. सिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्रिकल हमने बताया था कि उसमें एंगल जो होगा 120 डिग्री होगा और फेज के जो मैग्नीट्यूड होंगे वो सेम होंगे. तो सेम एज इट इज़ अगर मैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट की बात करूँ, सिमेट्रिकल कंपोनेंट में क्या है? सिमेट्रिकल कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ की जो हमारा फेज होता है वोल्टेज और करंट का, वो जो होता है अनबैलेंस होता है, लेकिन उसे हम क्या करते हैं, उसे हम कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस. यहाँ पे लिखा है इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस वोल्टेज एंड करंट फेज इज नोन एज सीक्वेंस सिमेट्रिकल कंपोनेंट. तो देखिए जब भी आपके 2 marks के क्वेश्चन आते हैं ना, तो अगर आप डिट्टो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम बिल्कुल करेक्ट लिख रहे हो तो आपको नंबर ऑफ लाइन एंड नंबर ऑफ पेजेस घटाने होंगे. लेकिन अगर आपको आता नहीं है तभी भी आप पॉइंट में लिखो और ट्राई करो कि कम से कम 2 marks के जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखो, उसमें कुछ भी आपको फालतू चीज़ें ना लिखनी पड़े. ठीक है, तो आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट क्या होता है. देन आफ्टर जो सेकंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम इज इन 2 marks, व्हाट इज़ नीड ऑफ सीक्वेंस कंपोनेंट. सीक्वेंस कंपोनेंट का नीड क्या है? तो सीक्वेंस कंपोनेंट का नीड इसलिए है क्योंकि ये सिंप्लीफाई करता है एनालिसिस ऑफ अनबैलेंस पावर सिस्टम. जो अनबैलेंस पावर सिस्टम होता है उसे करेंट और वोल्टेज बैलेंस, हमने आपको समझाया था कि बैलेंस जो अनबैलेंस मोड होता है, अनबैलेंस सीक्वेंस होता है, उसको बैलेंस मोड में एक वोल्टेज और करंट में हम चेंज करके और उसको क्या करते हैं, हमने एक अल्फ़ा ऑपरेटर लिया था, उसको सभी फेज़ सीक्वेंस जो भी थे ABC, उसको जो है एक फेज़ सीक्वेंस में बैलेंस करके हम जो है प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे. और हमारा प्रॉब्लम जो है बहुत सिंप्लीफाई जो हो रहा है सॉल्व हो रहा था. तो ये सेकेंड क्वेश्चन हुआ इस आपका यूनिट का. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है, प्रूव डेट 1 +
अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये भी आपको प्रूफ करना पड़ता है, और ये तो बहुत ही अच्छे से आपको याद होगा क्योंकि हमने बताया था कि हम जब ऑपरेटर ले रहे हैं अल्फ़ा, उसमें अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है, अल्फ़ा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता था, हमने आपको शुरू में ही बताया था, अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंगल 120 डिग्री। अल्फ़ा स्क्वायर बराबर हमने बताया था 1 एंगल 240 डिग्री, एंड अल्फ़ा क्यूब बराबर हमने बताया था 1। तो ये अगर आपको याद है ना, तो केवल और ये जो पोलर फॉर्म में है इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। जब आप अपने कैलकुलेटर से, हमने ये भी बताया था कि कैलकुलेटर आप कैसे मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो और कैसे जो कैलसी है उसका यूज कर सकते हो। तो एज ए स्टूडेंट जितना मेरे को लगता है कि आपको मैं कंटेंट डिलीवर कर सकता हूँ उतना अच्छे से डिलीवर करता हूँ। तो 1 एंगल 20 डिग्री को जब आप कैलकुलेटर से जब इसे पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में चेंज करोगे तो इतना आएगा -0.5 प्लस जे 0.88866। तो ये हुआ हमारा अल्फ़ा का वैल्यू। अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा, अल्फ़ा क्यूब बराबर 1। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना होता है, अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू, अल्फ़ा क्यूब का वैल्यू। तो यहाँ से अल्फ़ा क्यूब -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप ये तो जानते होंगे कि अल्फ़ा क्यूब बराबर 1 - 1 है, तो अल्फ़ा -1 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो हमको यही प्रूफ करना है। तो हम जब ये सेकेंड फैक्टराइजेशन जो हमने लिखा है ना, सेकेंड फैक्टर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिखा है कि अल्फ़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1, जो द कम्प्लेक्स टर्म कैन बी डिफाइन एज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो जो हमें प्रूफ करना था, जो हमारे एग्जाम में बहुत से टाइम पूछा गया, हमने वही आपको बताया। आगे जो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछता है मतलब गिव द फंक्शन ऑफ द करंट लिमिटिंग, गिव द फंक्शन ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर। तो हमने आपको बहुत ही डिटेल में एक एक रिएक्टर के बारे में बताया था। फीडर रिएक्टर क्या होता है, ठीक है, फिर से फीडर रिएक्टर क्या होता है, फिर से बस बार रिएक्टर क्या होता है, मतलब हर एक रिएक्टर के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझाया था। और रिएक्टर क्या होता है, रिएक्टर जो होता है एक लंबा वायर होता है जो कि मतलब रिएक्टेंस का होता है, और ये क्या करता है, जो करंट हमारे मतलब सिस्टम में मतलब एब्रप्टली जो इंक्रीज या डिक्रीज करता है उसको क्या करता है, वो लिमिट करता है। तो यहाँ पे वही आपके एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई करंट लिमिटिंग रिएक्टर। तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर इज रिस्ट्रिक्ट, क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है फॉल्ट करंट, मतलब फॉल्टी करंट इन द सिस्टम, एंड प्रोटेक्ट इक्विपमेंट बाय रिड्यूसिंग द शॉर्ट सर्किट, इंप्रूव द सिस्टम एबिलिटी एंड मिनिमाइज द वोल्टेज ड्रॉप। मतलब ये क्या करता है, वोल्टेज ड्रॉप को मिनिमाइज़ करता है। जो शॉर्ट सर्किट हमारे कंपोनेंट में होता है उसको क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है, एज वेल एज जो हमारा परफॉर्मेंस है उसको क्या करता है, बहुत ही मतलब शानदार ये कह सकते हैं इफेक्टिव बनाता है, एज वेल एज इंश्योर करता है कि हमारा ऑपरेशन जो वो रिलायबल हो। इट्स ऑल अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ आवर मतलब लिमिटिंग रिएक्टर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, अगर 5 क्वेश्चन आप पढ़ के जाते हो ना तो केवल एक ही क्वेश्चन या एक क्वेश्चन ही आएगा, मतलब 7 क्वेश्चन आते हैं, और सातों क्वेश्चन जो होते हैं आपको कंपलसरी होता है करना इंटू 2 मार्क्स। तो एटलीस्ट अगर मैं आपको हर क्वेश्चन, हर यूनिट से, एक यूनिट से अगर 5 क्वेश्चन भी देता हूँ तो 5 5 गुणे 25 क्वेश्चन में अगर आपको 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ना तो 5 दूनी 10 नंबर, तो एक 30 मिनट के वीडियो से आप 10 नंबर ले लोगे। तो आप समझ सकते हो कि 2 मार्क्स का जो मैं आपको सीरीज दे रहा हूँ ये कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है, राइट। सो आपको इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करो ताकि सबको पहुँचे वीडियो, ठीक है। नेम द सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या होता है, जिसमें जो है फेज़ एंड मैग्नीट्यूड बोथ सेम होता है, फेज़ 120 डिग्री होता है एंड मैग्नीट्यूड जो होता है सेम होता है, तो वो सिमेट्रिकल होता है। जिसमें अनसिमेट्रिकल में सिर्फ फेज़ सेम नहीं होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, उसे अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। अब फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, हमने इसको भी बहुत अच्छे से बताया था। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, लाइन टू ग्राउंड होता है, और जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट होता है उसमें सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट होता है, और लाइन टू लाइन ग्राउंड फॉल्ट होता है। सबसे ज़्यादा फॉल्ट होने वाला जो होता है सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है, जो कि हर एक चीज़ को हमने बताया था कितना परसेंट होता है। इसके लिए आपको 1 शॉट का वीडियो देखना पड़ेगा। तो आपका जो फर्स्ट यूनिट है देख सकते हो, फर्स्ट यूनिट जो है 8 मिनट में हमने कवर कर दिया, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के। अब चलते हैं आपका सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट जो है लोड फ्लो एनालिसिस। लोड फ्लो एनालिसिस सेकंड यूनिट में हमने बताया था कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो तो 3 चीज़ हमने बोला था पढ़ने के लिए। जस्ट वेट। अगर हाँ आप मेरी बातों पर ध्यान देते होंगे तो मैं आपको बोला था कि केवल और केवल सेकंड यूनिट से 3 चीज़ पढ़ना है, जिसमें कि अगर 3 थ्योरेटिकल पार्ट है, अगर उसको आप पढ़ लेते हो जो लोड फ्लो एनालिसिस में होता है, कैसे हम लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं, गॉस सीडल मेथड बोला था, न्यूटन रैप्सन मेथड बोला था, और फास्ट डिकपल मेथड बोला था। इन तीनों में से एक क्वेश्चन जो है 7 नंबर में आना फिक्स है, तय है। तो अगर आपको 7 नंबर चाहिए तो इसके जो डेरिवेशन है उसको आपको रटना पड़ेगा, क्योंकि खुद मैं रट रहा हूँ और आपको भी मैं रटने की सलाह दे रहा हूँ। तो यू कैन, बिकॉज आई नो कि समझ में तो नहीं आता है ना, तो कितने भी मैंने बुक पढ़ा, 3-4 पब्लिकेशन पढ़ा, यूट्यूब से देखा, समझ में नहीं आया। आई डोंट नो कि क्यों समझ में नहीं
नहीं आया, इतना टाइम भी नहीं है कि हम समझे, तो अब हम एग्ज़ाम बहुत नियर है तो अब हमें रटना ही पड़ेगा। सो लोड फ्लो एनालिसिस में हमने बताया कि आप वो 3 चीज़ याद कर लो, उसके बाद आपको केवल मैं ये जो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको भी आप कंसिडर कर लो। सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लोड फ्लो एनालिसिस? सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट्स योर चैप्टर नेम, यही पूछ रहा है। तो हमने जब वन शॉट बताया था उसमें भी आपको बताया होगा कि लोड फ्लो एनालिसिस क्या होता है। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो वोल्टेज होता है, करंट होता है, पावर होता है, लॉसेज होता है जो हमारे पावर सिस्टम में अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन या अंडर जो भी मतलब किसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारा मेन मकसद होता है जो मेन एम होता है, तो मतलब हमें ऑप्टिमाइजेशन जो होता है, प्लानिंग करना होता है, इंश्योरिंग जो रिलायबल ऑपरेशन होता है, एनालाइजिंग द डिफरेंट ऑपरेटिंग सिनेरियो। तो मतलब हर एक सिनेरियो को देखते हुए हमें अपने सिस्टम को रिलायबल बनाना होता है। उसके लिए जो होता है हमें पहले से ही जो है लोड को, कितना लोड कब बढ़ेगा, जैसे हमने बताया था ना आपको जब मैं बता रहा था कि हमारा जो है हम एक कर्व बनाते हैं और कर्व में देखते हैं कि किस टाइम पे कौन सा कर्व है, मतलब लोड कर्व बनाते हैं और लोड कर्व में हम देखते हैं कि शाम को जो होता है 4 बजे मतलब कितना लोड है, रात में 8 बजे कितना लोड है। मतलब सबसे ज़्यादा जो लोड होता है शाम के टाइम में होता है, दिन के टाइम में कम हो जाता है। तो जब तक हम लोड फ्लो एनालिसिस नहीं करेंगे, हम वैल्यू ऑफ करेंट, वैल्यू ऑफ पावर, लॉसेस कितने हो रहे हैं हमारे ट्रांसमिशन लाइन में, सिस्टम को रिलायबल हम कैसे बना सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लोड फ्लो एनालिसिस करते हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हमको लिखना ही होगा आपके एग्जाम में इफ़ इट इज़ आस्क इन 2 मार्क्स। ओके, so now if I talk about the second question, which is really most important according to 2 marks, mention the 4 importance of reason why the load flow analysis is performed। but जैसे मैंने बताया, to determine the voltage profile of the power system का voltage profile फिर से determine the power flow in the system, impact of changes of the power system and मतलब आगे जो हम प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमारा लोड जो है कितना एक्सटेंड कर सकता है, हमें कितने जो है मतलब नंबर ऑफ़ जो अल्टरनेटर हमारे जनरेशन साइड लगे होते हैं कितना बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे आप देख रहे हैं कि सबके घर में मतलब इक्विपमेंट जो है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे इन्वेंशन हो रहे हैं, पहले के ज़माने में सबके घर पे रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, आज मोस्टली 70% टू 80% के घर में रेफ्रिजरेटर है। सब पहले के ज़माने में सबके घर में पंखा फ़ैन नहीं होता था, आज 100% नहीं मैं कह सकता हूँ, अभी भी 90% सबके घर में फ़ैन हो गया, इन्वर्टर हो गया, टीवी हो गया, फ्रीज हो गया। मतलब हर एक जो फैसिलिटी जो है ना, जो मतलब एक मतलब डेली लाइफ में सबको चाहिए, वो सब कुछ जो है इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही जो मतलब हमारी नीडें जो होती है पूरी होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर प्लानिंग भी करना पड़ेगा कि लोड कितना इन्हेंस करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें नीड होगा कि हम लोड फ्लो एनालिसिस करें। तो देख सकते हो जब आप अपने आप से पढ़ोगे, जब आप पीपीटी लोगे और पीपीटी को 1 बाय 1 अपने आप से मतलब सोच के पढ़ोगे, तो आप एग्ज़ाम में 4 के आप 6 पॉइंट लिख सकते हो एंड ऑब्वियसली 2 मार्क्स क्या, आप 2 मार्क्स बिल्कुल पा सकते हो। ठीक है, आगे हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो लोड बस क्या होता है, जनरेटर बस क्या होता है, स्लैक बस क्या होता है। तो देखिए हमने बताया था कि लोड बस क्या होता है। लोड बस हमने बताया था आपको, हमने जब वन सेट बता रहा था तो मैंने बताया था कि पीवी बस होता है, ठीक है, पीक्यू बस होता है, और मतलब पीवी बस जो होता है आपका जनरेटर बस होता है, पीक्यू बोर्ड जो लोड बस होता है और स्लैक बस होता है। ठीक है, तो हमने बताया था कि कुछ चीज़ें जो 2 चीज़ें स्पेसिफाइड होती हैं, हमें मालूम होती है, नोन होती है, नोन, और 2 चीज़ें अननोन होती हैं। तो बस यही होता है कि जो चीज़ें हम क्या करते हैं, हमें 4 चीज़ मालूम होता है, पी वी क्यू डेल्टा। ठीक है, पी वी क्यू डेल्टा। तो जब हमें पी वी बस की बात करते हैं तो इसमें पावर और वोल्टेज जो होता है हमें मालूम होता है। पी क्यू बस की बात करते हैं तो पी क्यू हमें मालूम होता है। और अगर हम मतलब आगे बात करें तो पी वी बस अगर हमें मालूम है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो क्यू और डेल्टा। वैसे ही अगर हमें पी क्यू बस जो लोड बस होता है, अगर लोड बस में पी क्यू मालूम है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वोल्टेज और डेल्टा। तो ये सब चीज़ें आप लिखने के बाद, लिखने से अच्छा है कि आप टेबल में लिखो। जैसे थ्योरेटिकल लिखा है ना, थ्योरेटिकल लिख सकते हो, लेकिन थ्योरेटिकल टीचर जो होता है थ्योरेटिकल पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, प्रिस्क्राइब करूँगा अकॉर्डिंग टू माई मतलब माई एक्सपीरियंस, कि आप जितना हो सके उसको बॉक्स में बनाएं और अच्छे से अच्छे लिखें, ताकि जो टीचर है एक बार में ही देखे तो मतलब 2 में 2 मार्क्स दे दे। तो लोड बस क्या होता है, लोड बस मैं बहुत ही आपको मतलब ब्रीफ में बता देता हूँ। लोड बस क्या होता है कि लोड बस जो होता है, इट इज़ मतलब क्या लिखा है, लोड बस इज अ टर्मिनल ऑफ ट्रांसफार्मर एट विच द टोटल एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड। अभी मैंने बोला ना, टोटल जो लोड बस होता है पी क्यू बस होता है, जिसमें कि जो एक्टिव पावर एंड जो रिएक्टिव पावर होता है वो हमें पता होता है। हमें क्या फाइंड करना होता है, वोल्टेज और जो हमारा लोड एंगल होता है हमें फाइंड करना पड़ता है। ये हमारा क्या हुआ, हमारा लोड बस हुआ। उसके बाद जो स्लैक बस क्या होता है, स्लैक बस को हम जस्ट वेट, स्लैक बस को हम रेफरेंस बस भी बोलते हैं। तो स्लैक बस क्या होता है, ये स्लैक बस इज़ टू सप्लाई लॉसेज द पावर सिस्टम नेटवर्क इन दिस मतलब ये एक जो बस होता है ना, रेफरेंस बस की तरफ यूज करते हैं। इसमें हमने बताया था, आप पीछे जाकर देख सकते हो, आप वन शॉट में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बस
2 मार्क्स के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जनरेटर बस क्या होता है, पीवी बस होता है। इसमें पावर और वोल्टेज हमें पता होता है, लेकिन रिएक्टिव पावर और जो हमारा लोड एंगल है वो हमें मतलब फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आना ही आना तय होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 4th क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है ना, वो एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लैक बस। आ गया ना स्लैक बस। स्लैक बस किसे कहते हैं, जो हमारा यहाँ पे लिखा होगा, इट्स प्रोवाइड नेसेसरी रेफरेंस वोल्टेज रेगुलेशन के लिए एक नेसेसरी रेफरेंस प्रोवाइड करता है द सिस्टम एंड द मेंटेन द ओवरऑल बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। इट्स नॉन एज स्लैक बस या रेफरेंस बस। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जो हमारा रीज़न क्या होता है स्लैक बस का। स्लैक बस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये रेफरेंस बस होता है बिकॉज इट सर्व्स रेफरेंस पॉइंट फॉर द वोल्टेज मैग्नीट्यूड एंड द फेज एंगल लोड फ्लो स्टडी इज नॉन एज हमारा रेफरेंस बस। ओके, आगे हम बात करते हैं जो 5th क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने बताया है ना कि आपको सेकंड यूनिट में कुछ भी नहीं अगर आ रहा है तो जो गॉस सीडल लॉ मेथड है, न्यूटन रेफसन और फास्ट डिकपल, उसको आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फार्मूला क्या होता है गॉस सीडल। मैंने आपको बताया था, अगर कुछ नहीं आता तो फार्मूला याद कर लो कि वी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/आई, फिर से इसको ब्रैकेट में पी आई माइनस जे क्यू आई अपान वी आई पे जो हमारा मतलब कम्प्लेक्स टर्म एंड माइनस जो होगा सिग्मा के इक्वल टू आई, मतलब के इक्वल टू 1, के इक्वल टू आई नहीं होना चाहिए, वाई आई के वी आई के। तो इतना जो फार्मूला होता है, और फार्मूला लिखने के बाद मतलब बिल्कुल एकदम एक्यूरेट फार्मूला लिखो। फार्मूला लिखने के बाद वेयर आई इक्वल टू ये जरूर लिखो, जैसे कि अगर वी इक्वल टू लिखोगे कि यहाँ डिफाइन करोगे कि वी क्या है। वी आई जो वोल्टेज एट द ith बस, पी आई एंड क्यू आई क्या है, रियल पावर एंड जो रिएक्टिव पावर है, एंड वाई आई क्या है, एडमिटेंस मैट्रिक्स है। तो जब आप अपने क्वेश्चंस मतलब आप कुछ नहीं आ रहा है तो उससे बेहतर है कि आप फार्मूला लिखो, फार्मूला में वेयर एज लिख के और आप पेज भरो। समटाइम इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो एटलीस्ट पेज भरने का तरीका होता है कि वेयर एज को बहुत ही मतलब अच्छे से लिखो, मतलब एक सीक्वेंस में लिखो, एक अट्रैक्टिव वे में लिखो, ताकि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आप ले लो। ठीक है, आगे हमने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए गॉस सीडल लॉ मेथड एंड न्यूटन रेफसन। तो गॉस सीडल लॉ मेथड में क्या होता है, हमने बताया था कि जो नंबर ऑफ इटरेशन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, और इसमें हमारे न्यूटन रेफसन में जो होता है कम होता है। टाइम टेकन जो है ये जो होता है ये ज़्यादा लेता है मुझे लगता है इटरेशन में, और ये हमारा मतलब लिखा है, मुझे नहीं मालूम, फिर से यहाँ पर गलती लग रहा है मुझे। सेम कन्फ्यूज़न मुझे उस दिन हुआ था, मैंने देखा तक नहीं था। मुझे लगता है गॉस सीडल लॉ मेथड में ना मेमोरी जो होता है वो ज़्यादा लगता है और इसमें कम लगता है, क्योंकि स्पार्सिटी, जहाँ तक मैंने पढ़ा कि ये स्पार्सिटी मैट्रिक्स होता है। और स्पार्सिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें कि नंबर ऑफ कंपोनेंट जो होते हैं ना डायगोनल को छोड़ के वो जो होते हैं अदर एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये होता है डिफरेंस, एक बार आप देख लीजिएगा। फिर से जेड बस वाई बस क्या होता है, तो जेड बस क्या होता है आपको हमने बताया था। ओहो सॉरी, स्पार्सिटी मैट्रिक्स नहीं, ये हमने गलती बोला, सॉरी यहाँ हमने गलती बोला, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, आप देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, आगे मैं कभी टाइम मिला तो मैं कंफर्म करूँगा, लेकिन आप डिफरेंस जरूर देख लेना। न्यूटन रेफसन मेथड में मुझे लगता है टाइम कम लगता है, फास्टर होता है, रिक्वायर कंप्यूटर लेस मेमोरी इसमें लगता है। ठीक है, मेमोरी कम लगता है, ज़्यादा लगता है, मुझे उतना कंफर्म नहीं। आगे हम वाई बस और जेड बस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, वाई बस क्या होता है, वाई बस मतलब क्यों, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ वाई बस। तो वाई बस क्या होता है, एडमिटेंस मैट्रिक्स इज प्रीफर फॉर जेड बस बिकॉज जो हमारा स्पार्सिटी मैट्रिक्स, अभी हमने वहाँ पे गलती बोला, स्पार्सिटी मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो केवल होते हैं और अदर एलिमेंट जो 0 होते हैं, इसलिए बहुत कन्वीनियंस होता है हमारा वाई बस, क्योंकि ये जो होता है इसमें कैलकुलेशन जो होता है कम करना पड़ता है। इटरेशन मेथड जो होता है इसमें कम होता है, गॉस सीडल मेथड एंड न्यूटन रेफसन में हम यूज करते हैं जो हमारा वाई बस होता है। मॉडिफिकेशन जो होता है वाई बस में आसानी से होता है, एज वेल एज नंबर ऑफ स्टेबिलिटी जो होता है वाई बस की जो होता है जेड बस से अच्छा होता है। तो सेकंड यूनिट में हमने 8 मिनट फर्स्ट 8 मतलब 9 मिनट लगा मुझे सेकंड यूनिट में। तो ऐसे मैंने बोला था ना 5 9 45 मतलब 30 से 35 मिनट का वीडियो बनेगा, जिसमें कि हम पूरा अच्छे से आपको 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसको डिटेल में आपको डिस्कस करेंगे। नाउ थोड़ा सा हम फास्ट लेते हैं, क्योंकि इतना कम समझाने लगे तो वीडियो की लेंथ होगी ज़्यादा हो जाएगी। और ट्रैवलिंग वे के बारे में बात करते हैं। ट्रैवलिंग वे का आपका 3rd यूनिट था, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से आपको अपना हैंड रिटन नोट्स देके प्रोवाइड किया हूँ। तो आपके 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में आ सकते हैं। गिव द एक्सप्रेशन ऑफ वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन जब भी आए तो डेल मतलब अगर वोल्टेज का पूछे तो यहाँ याद रखने के लिए क्या है, यहाँ वोल्टेज होगा, देखो यहाँ मतलब यहाँ पे अगर हमारा वोल्टेज होगा ईएमएफ होगा तो यहाँ पे भी ईएमएफ होगा, बस यहाँ पे डिस्टेंस होगा, यहाँ पे टाइम होगा, और एलसी जो है दोनों में कॉमन है। तो ये दिमाग में बैठाने का, एक दिमाग में याद करने का तरीका होता है। तो ये वेव इक्वेशन हो गया करंट वोल्टेज का, और ये जो हो गया ये हमारा करंट का वेव इक्वेशन हो गया। तो ये आपके क्वेश्चंस आते हैं, आप याद रखिएगा।
फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूट द वेलोसिटी प्रोपगेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ट्रैवलिंग वेव जब हम आपको बता रहे थे उसमें इसका बहुत ही अच्छे से हमने डेरिवेशन कराया है। v इक्वल टू 1/LC आता कैसे है, ठीक है। तो v इक्वल टू 1/LC होता है, जो कि आपको हमने बताया था कि ओवरहेड लाइन के लिए इसका स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ होता है। और जो हमारा अंडरग्राउंड होता है वहाँ जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट से जो उसका हमारा केबल का डायरेक्टली कांस्टेंट होता है उसे डिवाइड हो जाता है। तो हमारा जो ट्रेवल होता है वेलोसिटी का, मतलब ट्रेवलिंग वेव का, वो जो होता है ओवरहेड में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू हमारा अंडरग्राउंड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है। सर्ज इम्पीडेंस बताया था कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू √L/C इज नोन एज हमारा सर्ज इम्पीडेंस, ठीक है। और थोड़ा मैं फास्ट लेता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ जो है ज़्यादा ना हो, जैसे कि आप भी देख सकते हैं और हमारा भी मनोबल बने कि आप लोग अच्छा इसमें फीडबैक दें। ओके, आगे हम बात करते हैं डिस्कस वाई ट्रांसमिशन लाइन आर टर्मिनेटेड बाई एन अंडरग्राउंड केबल। तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो टर्मिनेटेड बाई अंडरग्राउंड केबल बिकॉज इट हैव जो लेसर ट्रांसमिशन लॉस, की कम से कम ट्रांसमिशन लॉस हो, एज वेल एज लेस इफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वेदर। देखिए अंडरग्राउंड केबल में हमारा वेदर का कोई भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है एज़ कम्पेयर टू ओवरहेड, इसलिए हम जो होता है अपने लाइन को टर्मिनेट करते हैं अंडरग्राउंड केबल से। ओके, आगे हम बात करते हैं गिव दिस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का हमने एक्सप्रेशन आपको बताया था कि जो इसको हम रो वी से लिखते हैं और ये ER/EF के बराबर होता है। और ये जो होता है रिफ्लेक्शन होता है वोल्टेज रिफ्लेक्शन अपन वोल्टेज इंसिडेंट, जो कि ZT माइनस Z0 ZT प्लस Z0 के बराबर होता है। तो ये सब कुछ हमने बताया था, जहाँ Z0 जो है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है और ZT जो है हमारा टर्मिनल एडमिटेंस है। आप ZL माइनस ZC भी लिख सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या याद करना चाहते हो, ठीक है। तो ये आपको हमने बताया, आप सब कुछ देख लीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रैवलिंग वेव में कोफिशिएंट कहते हैं, ये आपको हमने बताया है। जो आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो ZF माइनस Z0 ZT माइनस Z0 के बराबर होता है। अब जब इसमें कॉमन लोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये आप अपने से देख लेना, इसमें मैं क्या है बताऊँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 1 से 2 बार आप प्रैक्टिस करके जाएँ तब जाके आप लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक रात पहले पढ़ोगे और आप अपने एग्जाम में लिख के आ जाओगे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं व्हाट इज़ मीन बाई वोल्टेज सर्ज। वोल्टेज सर्ज क्या होता है, नाम से क्लियर है, सर्ज मीन्स ज़्यादा होता है। वोल्टेज सर्ज इज डिफाइंड एज अ सडन राइज इन द एक्सेसिव वोल्टेज एंड डैमेज द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इसे ट्रांजिएंट भी कह सकते हैं, वोल्टेज ट्रांजिएंट। जैसे हमने आपको स्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है हमने बताया था कि ऐसे जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज है, एक बाइक जो होता है फॉर वेरी माइक्रो सेकेंड जब हमारा वोल्टेज में जो सर्ज डेवलप होता है, मतलब एक बहुत एक्सट्रीम हाई वोल्टेज डेवलप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सर्ज कहते हैं। तो वोल्टेज जो होता है ये मतलब हमारा क्या कहता है, सिस्टम में जब भी आता है हमारे सिस्टम के जो है वोल्टेज रेगुलेशन एंड जो मतलब अदर जो पैरामीटर है उसको इफेक्ट करता है। ओके, आगे हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ लोडिंग, जिससे कि हम मतलब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक SIL भी कह सकते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोडिंग होता है ट्रांसमिशन ऑफ द लाइन, इसको हम मेगावाट जो पावर होता है वो मेगावाट में हम कंसिडर करते हैं। एंड लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मतलब जो हमारा लाइन होता है ना, यहाँ पे लिखा है ट्रांसमिशन लाइन जब लॉसलेस लाइन होता है। लॉसलेस कब होता है, आपको हमने बहुत इसका एक्सप्रेशन बताया था, जब R और G इक्वल टू 0 होता है उसे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि SIL क्या होता है, SIL भी कह सकते हैं, सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द पावर, लोडिंग ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन व्हेन द हमारा जो मतलब हमारा लाइन जो होगा, जो लॉसलेस लाइन होता है उस समय हमारा पावर जो लोडिंग है ट्रांसमिशन लाइन पे कितना है, उसे हम SIL या मतलब सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग कहते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द सेकंड यूनिट। आगे हम बात कर थर्ड यूनिट, अब हम बात करते हैं फोर्थ यूनिट, जो कि हमारा फोर्थ यूनिट है स्टेबिलिटी इन पावर सिस्टम। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे और हमने बहुत अच्छे से वन शॉट में बताया कि स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी वो है कि जब भी हमारा सिस्टम, एबिलिटी सिस्टम का हो, कि जब भी हमारा सिस्टम जो है एक डिस्टर्बेंस करने के बाद, जब भी हमारा सिस्टम, जैसे कोई भी हमारा सिस्टम है, ठीक है, हम एक सिस्टम लेते हैं, जैसे वेब समझाते हैं, ये हमारा सिस्टम है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इसमें डिस्टर्बेंस आया और डिस्टर्बेंस आने के बाद कितनी देर में ये फिर से अपने स्टेबल कंडीशन में पहुँच जा रहा है, उसी को हम स्टेबिलिटी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रीच नॉर्मल एंड स्टेबल condition is known as after disturbance is known as stability. What do you mean by stability limit? Stability limit is the maximum power that can be transferred to network between the source and load without losses. मतलब बिना कोई लॉस के जो हमारा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, यहाँ लिख रहा है ट्रांसफर द नेटवर्क बिटवीन सोर्स टू लोड इज नॉन एज स्टेबिलिटी लिमिट। मैक्सिमम पावर को हम ट्रांसफर करते हैं एक सिस्टम से अनदर सिस्टम विदाउट एनी लॉसेज इज नॉन एज सिस्टम मतलब स्टेबिलिटी लिमिट। आगे हम बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है,
स्टेबिलिटी, जो हमारा स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी एंड ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। डिफिनीशन अगर हम बताएं स्टडी स्टेट, तो एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अंडर द स्मॉल डिस्टर्बेंस, जैसे हम स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी बोलते हैं। और ट्रांजिएंट क्या होता है, एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम अंडर द लार्ज डिस्टर्बेंस। तो आपको बहुत ही क्लियर है कि लार्ज होगा तो ट्रांजिएंट होता है, और स्मॉल होगा तो हमारा स्टडी स्टेट लिमिट होता है। कॉजेज क्या होता है, स्मॉल लोड जनरेटर चेंजेस। एंड ये जो हमारा ट्रांजिएंट जाता है जब भी, तो हमारा इससे कारण क्या होता है, फॉल्ट, सडन लोड एंड चेंज इन स्विचिंग जो होता है उसमें भी चेंजिंग होता है। इट्स ऑल अबाउट योर ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी क्या होता है और स्टडी स्टेट लिमिट स्टेबिलिटी क्या होता है। नाउ आफ्टर इफ आई टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्विंग कर्व क्या होता है, तो स्विंग कर्व क्या होता है, जब भी हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, कर्व ड्रा करते हैं बिटवीन पावर एंगल एंड टाइम, जो पावर एंगल होता है, पावर एंगल कह सकते हैं, और जो हमारा टाइम के बीच में जो हम ग्राफ ड्रा करते हैं, फॉर ट्रांजिएंट स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द सडन मतलब लार्ज डिस्टर्बेंस इज नॉन एज स्विंग कर्व। स्विंग कर्व क्या होता है, पावर एंगल और जब हम टाइम के बीच में जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं या कर्व ड्रा करते हैं उसे स्विंग कर्व कहते हैं। एज वेल एज लास्ट क्वेश्चन में भी मेंशन द वेरियस फैक्टर ऑफ द इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ट्रांजिएंट जब हमारे मतलब सिस्टम में आता है उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज द स्टेबिलिटी वोल्टेज, मतलब हम सिस्टम की वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हमारे ट्रांजिएंट जो होगा इंप्रूव होगा। एज वेल एज हाई स्पीड गवर्नर हम मशीन पे यूज कर सकते हैं। एज वेल एज हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ऑटो रिक्लोजिंग ब्रेकर होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है कि फैक्टर जो होता है, मतलब इससे हम ट्रांजिएंट जो होता है हमारे सिस्टम में उसको स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए हम ये जो है 3 मेथड का यूज़ करते हैं। एज वेल एज स्टेबिलिटी क्या होता है, इनस्टेबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू रीच नॉर्मल, मतलब जितना जल्दी स्टेबल हो सके उसे स्टेबिलिटी कहते हैं। इज द सिस्टम नॉट एबल टू रीच द नॉर्मल और कंडीशन आफ्टर डिस्टर्बेंस, अगर डिस्टर्ब करने के बाद अगर वो अपने नॉर्मल कंडीशन में ना पहुँचे तो उसे हम इनस्टेबल मतलब सिस्टम कहते हैं। ये क्या होता है, रिस्पॉन्स इसका क्या होता है, मेंटेन स्टडी ऑपरेशन विदाउट डेरिवेशन। लेकिन इसमें क्या होता है, वोल्टेज ऑक्सीलेशन, वोल्टेज कोलैप्स एंड फेल्योर, मतलब इसलिए है कि जब तक आपका सिस्टम स्टेबल नहीं होगा, स्टेबल अगर नहीं होगा तो उसके कारण जो होगा हमारा सिस्टम में वोल्टेज कोलैप्स हो सकता है, या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब जो होते हैं लॉसेज हो सकते हैं ड्यू टू इनस्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। ओके, आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा व्हाट फैक्टर दस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र, मैक्सिमम ट्रांसफ़र कब होगा, पी इक्वल टू, आप जानते होंगे पी मैक्स इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया था ई, ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड वी का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्स टी इंटू साइन, और ये डेल होता है। तो जब साइन डेल का वैल्यू, जो हमारा डेल्टा का वैल्यू 90 होगा तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमारा पावर जो होगा मैक्सिमम फाइंड होगा। तो मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन द पावर एंगल, जो हमारा पावर एंगल होगा डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। नाउ हम चलते हैं आपके लास्ट यूनिट, जैसा हमने बोला था 30 से 35 मिनट में मैं आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन दूंगा। देख सकते हैं 26 मिनट हुआ है, बस लास्ट यूनिट बचा है जो कि आपका लास्ट यूनिट है, 5th यूनिट, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई रिले। रिले क्या है, रिले के बारे में आप जानते होंगे, जो भी रिले है मतलब किसी भी टाइप का रिले है, रिले एक जो है एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। रिले इज़ अ डिवाइस, एक्टिव डिवाइस है, डिवाइस दैट डिटेक्ट द फॉल्ट को डिटेक्ट करता है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिप द सर्किट इनर्जाइज, जो हमारा सर्किट ब्रेकर से ये अटैच होता है, और जो होता है आइसोलेट करता है हमारा हेल्दी पार्ट को अनहेल्दी पार्ट से। देखो भैया, अगर रिले का हम आपको सर्किट ब्रेकर होता है, रिले का अगर डायग्राम बनाए तो ये हमारा बस बार हो गया, इससे हमारा ये सर्किट ब्रेकर कनेक्ट, सर्किट ब्रेकर से हमारा मान के चलिए यहाँ फॉल्ट हुआ, इससे जो है हमारा क्या होता है, कनेक्ट होता है, इससे हमारा कनेक्ट होता है, ये हमारा रिले हो गया, जिसमें कि यहाँ वोल्टेज हम कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज होता है, यहाँ पे कॉइलिंग होता है, इस कॉइलिंग से यहाँ से कोर कनेक्ट होता है। जब भी थोड़ा सा भी फॉल्ट हुआ, ये हमारा ऐसे सर्किट ब्रेकर कनेक्ट होता है। सर्किट ब्रेकर का जाके पीछे वन शॉट देखो ना, उसमें हमने एक्सप्लेन किया, यहाँ पे मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो वही मैं बता रहा हूँ कि एक डिवाइस है जो क्या करता है, हमारे फॉल्ट को सेंस करता है, यहाँ पे फॉल्ट को सेंस करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिपिंग द सर्किट एट द सर्किट ब्रेकर। तो ये हमारा रिले होता है, रिले का ऑपरेशन ऐसे होता है। अब हम बात करते हैं पिकअप, और मतलब पिकअप वैल्यू क्या होता है हमारे रिले में। तो पिकअप वैल्यू इज़ द मिनिमम रिले ऑपरेटिंग टाइम एक्चुएटिंग, जो हमारा क्वांटिटी होता है करंट और वोल्टेज एवं द रिले स्टार्ट ऑपरेशन, मतलब एक सबसे मिनिमम वोल्टेज या करंट जिसमें कि हमारा रिले जो है एक्टिव हो जाए, सेंस कर ले फॉल्ट को, उसे हम क्या कहते हैं, पिकअप वैल्यू कहते हैं ऑफ रिले। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट द टाइप ऑफ द ओवर करंट रिले। तो ओवर करंट रिले के 4 टाइप होते हैं। हमने आपको बताया था कि इनवर्स डेफिनेट रिले टाइम होता है, जिसको IDTR बोलते हैं, IDTR, जो कि ID एक होता है, IDMT जिसे कि इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम बोलते हैं, ठीक है।
वेरी इन्वर्स रिले बनता है, जिसका कि हमने ग्राफ भी आपको बनाया था, ग्राफ बना के दिखाया था, ऐसे ऐसे ग्राफ आता है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रीम इन्वर्स रिले क्या होता है। तो ये आपके 4 टाइप के रिले होते हैं जो कि अपने एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। एज वेल एज एक्सप्लेन द फेनोमेना ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ सर्किट ब्रेकर जो होता है वो अकर व्हेन द स्पार्किंग मतलब जो होता है कनेक्ट्स, मतलब जो होता है हमारा सर्किट ब्रेकर क्या होता है, केवल इंटरप्शन करता है एंड आइसोलेट करता है हमारा फॉल्ट को। सर्किट ब्रेकर नाम से क्लियर है। जैसे मान के चलो हमारा एक ये मतलब ट्रांसमिशन लाइन आ रहा है, हमने सर्किट ब्रेकर लगाया है, इधर जो है मान के चलो यहाँ फॉल्ट आया, ठीक है, सपोज यहाँ फॉल्ट आया, यहाँ फॉल्ट आ गया, तो हमारा क्या करेगा, जैसे ही हम रिले से कनेक्ट करेंगे, इसको रिले सेंस करेगा, हमारा सर्किट ब्रेकर क्या क्या करेगा, इसको क्लोज कर देगा, मतलब जो हमारा ओपन कर देगा। जो हमारा सिस्टम अभी लाइट ऐसे जा रही थी उसको ओपन कर देगा, हमारा सर्किट को क्या कर देगा, सर्किट ऐसे थी पहले, ठीक है, सर्किट हमारी ऐसे थी, लेकिन अब सर्किट जैसे ही रिले ऑपरेशन होगा हमारा सर्किट को ब्रेक कर देगा सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर जो होता है अंडर लोडिंग कंडीशन केवल काम करता है, ठीक है। आइसोलेटर क्या होता है, ये सब क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन बताते हैं, ये एसएससी जेई या जब भी आपको जेई लेवल का स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करते हो, जितने भी हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चन बताया, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं इस पर थोड़ा अच्छे से मतलब फोकस कर रहा हूँ, ताकि मेरा भी प्रिपरेशन हो रहा है और साथ ही साथ आपका भी प्रिपरेशन हो रहा है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द 5th क्वेश्चन, डिस्कस द नीड ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? नाम से क्लियर है भाई, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर मतलब जो हमारे इक्विपमेंट लगे होते हैं उनकी सेफ्टी को इंश्योर करेगा। मेंटेन द स्टेबिलिटी लिमिट क्विकली डिटेक्टिंग द आइसोलेट फॉल्ट, मतलब हेल्दी फॉल्ट, अगर कोई भी मतलब हमारा फॉल्ट आया ट्रांसमिशन लाइन में, तो हमारा प्रोटेक्शन सिस्टम लगाए रहेंगे तो हेल्दी पार्ट को अनहेल्दी पार्ट से जैसे ही अलग कर देगा, तो हमारे जो मतलब नंबर ऑफ़ जो लॉसेज होने वाले हैं वो कम हो जाएंगे। जैसे मान के चलो सब स्टेशन है, ठीक है, सब स्टेशन आपने देखा होगा, सब स्टेशन में ट्रांसफार्मर पे मतलब कहीं मान के चलो सिटी या बीटी में कोई फॉल्ट है, तो तुरंत उसमें हमने सर्किट ब्रेकर लगाया। सर्किट ब्रेकर अगर ऑपरेट हो गया तो हमारा तो ट्रांसफार्मर बच जाएगा। अगर ऑपरेट नहीं हो तो ट्रांसफार्मर अगर जल गया तो समझ सकते हो कि हमारे सब स्टेशन में सबसे महंगा अगर कोई चीज़ होता है तो वो होता है हमारा ट्रांसफार्मर। तो एक बार ट्रांसफार्मर जल गया तो आप समझ सकते हो कि कितना दिन लगेगा फिर से ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने में। ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करने का बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, प्री कमिश्निंग, आफ्टर कमिश्निंग, पोस्ट कमिश्निंग, जो कि आप बीटेक में नहीं पढ़ते हो। तो यही एक फ़ायदा होता है डिप्लोमा वालों का, कि जो बीटेक से आते हैं उनको एक थ्योरेटिकल मतलब थ्योरेटिकल जो होता है ना, कुछ ऐसे चीज़ होते हैं, जैसे आप कभी भी मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे ड्राइंग नहीं पढ़ते हो, मतलब जो आप घर में वायरिंग होता है वायरिंग नहीं पढ़ते हो, ड्राइंग ईडी नहीं पढ़ते हो। लेकिन जो डिप्लोमा से आते हैं वो ईडी पढ़ के आते हैं कि बोर्ड स्विच फ़ैन कैसे लगाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो होता है ना, डिप्लोमा वालों को बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन होता है। तो कहीं ना कहीं हम जो लेटरल से होते हैं उनको एक अच्छा नॉलेज होता है इन द फील्ड ऑफ मतलब डीप नॉलेज हो जाता है, कि मतलब एक लोअर लेवल का भी नॉलेज हो जाता है, मैं कह सकता हूँ। तो यही है, मतलब एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो बस जो भी मेरे को पता रहता है मैं आपको बताता हूँ। आगे हम बात करते हैं एक्सप्लेन द रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज हमने बताया था कि जो हमारा जैसे हमारा सिस्टम है इसका ये नॉर्मल वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो वोल्टेज एक बार मतलब अचानक बढ़ जाता है, रीस्ट्राइक करता है हमारे सिस्टम को। द ट्रांजिएंट, जो ये ट्रांजिएंट है, अपीयर अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर एंड आर्क मतलब जो हमारा इंस्टेंट ऑफ आर्क एक्सटेंशन, जो आर्क हमारा डेवलप होता है द टाइम इट्स नॉन एज जो वोल्टेज में डेवलप होता है उसे हम रीस्ट्राइकिंग बोलते हैं। जो रीस्ट्राइक करता है हमारे मतलब नॉर्मल वोल्टेज को, इसे हम क्या करते हैं? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। आफ्टर डेट लास्ट क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन कि हम बात करेंगे कि क्विंचिंग क्या है। आर क्विंचिंग क्या है? आपको हमने बताया जब भी सर्किट को हम ब्रेक करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज हम जब भी हम ट्रेवल कराते हैं तो उसमें जब भी हम सर्किट को ओपन करते हैं तो हमारा आर्क जो होता है मतलब आर्क डेवलप होता है, उसको बुझाना होता है। क्विंचिंग मतलब क्विंच करना होता है, मतलब बुझाना होता है। तो द प्रोसेस इन मीन्स द पाथ ऑफ द इंटरप्शन फॉर द पर्पज ऑफ द जो हमारा आर्क होता है उसको क्या करना होता है, उसको इंटरप्ट करके मतलब हमें बहुत से चीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हम सर्किट ब्रेकर मतलब जो हमारा सर्किट ब्रेकर के बाद हमारा जो होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर हो गया, एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर, बहुत ही जैसे हमने डिटेल में बताया था। देखिए वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो रहा है, मैं नहीं चाहता हूँ लेंथ को ज़्यादा करूँ। हमने 4 प्रकार का कुछ सर्किट ब्रेकर बताया था। चारों प्रकार के सर्किट ब्रेकर जो होते हैं जस्ट इट्स यूज फॉर क्विंचिंग द आर्क, क्योंकि अगर आर्क क्विंच नहीं किए तो हमारे सिस्टम में जो है और ज़्यादा जो होते हैं फॉल्ट होने की संभावना है, आग लग सकती है। तो हमारे आर्क मतलब जो क्विंचिंग है, जो हमारे मतलब फॉल्ट होने के कारण जो मतलब हमारा आर्क है, आर्क को जल्दी से जल्दी हम क्विंच करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है स्टेबल हो सके। इट्स ऑल अबाउट द मतलब हम आर्क क्विंचिंग से क्या समझते हैं, कैसे भी हमें जो हमारा आर्क है उसको स्प्लिट करके 5-6 प्रोसेस से हमको आर्क को क्विंच करना होता है। इट्स ऑल अबाउट योर ऑल 5 यूनिट। थैंक यू। एंड हमने पूरा अपने तरफ से इस बार और ज़्यादा इनहेंस किया क्वालिटी, कंटेंट एंड ऑडियो वीडियो। तो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ जितना हो सके शेयर करो, ताकि आपका सपोर्ट, मैं कह सकता हूँ मैंने जैसे बोला था कि आपका सपोर्ट जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वालिटी कंटेंट। थैंक यू।